यह है कि वो राज्य है यहां पर बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है। ये गुस्सा इतना है तो फिर ये वोटों में तब्दील नजर क्यों नहीं आता? फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग पर कोई सवाल मत उठाओ क्योंकि अब चुनाव आयोग की नाराजगी अपनी अपनी तरीके की है। मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी साहब, नायब सिंह सैनी, वोट चोर लिखा गया है। दरअसल इसको लिखा है कि सिरसा में बीजेपी मुख्यालय पर चोरों के चेहरे पर युवा कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं ने पोती कालिक। ये इनका लिखना है, मनीष तिवारी लिखते हैं। मैं फिर कहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाए। चुनाव आयोग तो खैर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कर ही नहीं रहा। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते। जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? के ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ। वोट ही नहीं करवावे, एक ही बार मोदी जी को फिक्स कर दे। हमारा गांव का तो टोटल उनकरे में लंटेने में दिया है, टोटल आदमी। वही मनामानी कर रहे थे चुनाव करने से। मनामानी हो रहा है तो चुनाव कराने से कौन सा फायदा है? साधक के यहाँ पर आप गए हुए थे, उसने चमत्कार बताया, उसने यत्र तत्र शेष नाम की शक्तियां बताई, उसने नंदी की शक्तियां बताई, पूर्व जन्मी शक्तियों के विवरण के बारे में बताया, 2 क्वेश्चन सटीक बता दिए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, कल बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। उसके अलावा दिल्ली इस समय गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है, ग्रेड 4 लागू हो चुका है। यहां किस किस चीज पर रोक लगाई गई है? प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और दिन प्रतिदिन प्रदूषण के कारण हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, उसी तेजी से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। घनी धुंध ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, पर वो भी नाकाफी साबित हो रही हैं। किन चीजों पर लगी रोक? 10 साल पुराने वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद, BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर बैन, BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन, सड़क निर्माण कार्य पर लगी रोक, बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक, कंस्ट्रक्शन के कार्य पर प्रतिबंध, पेंटिंग वेल्डिंग के कामों पर रोक, सड़कों पर झाड़ू लगाने पर रोक, ईंट से चुनाई करने के काम पर भी रोक। गंभीर स्थिति को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। नीतीश कुमार के साथ 8 ऐसे मंत्रियों ने भी शपथ ली है जो वंशवाद से हैं। प्रधानमंत्री वंशवाद पर अन्य विपक्षी दलों, समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस, इन सबको गलियाते हैं, परंतु अपने सामने ही ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनवाया जो ना MLA ना MLC, उसके बावजूद भी मोदी जी का वंशवाद और का नारा उन्हीं के सामने किस तरह टूटा है। कल किस तरह मोदी जी के बेटे दीपक प्रकाश ने चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल परिवारवाद के मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हूं, इसे नाकार नहीं सकता। मुझे मंत्री क्यों बनाया गया है यह पिताजी से पूछिए। दीपक प्रकाश ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेकर बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। दीपक प्रकाश RLM प्रमुख,
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मंत्रिमंडल में वो भी शामिल होंगे, किसी को इसका एहसास नहीं था। सबसे एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं, एक अवतारी पुरुष। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और विधायक स्नेहलता कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश। तीसरा, मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र अशोक चौधरी। मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन, जिन्हें मंत्री बनाया गया। पांचवा, मैं पूर्व मंत्री जितन राम मांझी का पुत्र संतोष सुमन मांझी। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। मैं पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह। मैं दल सिंह राय विधानसभा से पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी। ये उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। आपके सामने दोस्तों ये तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह के बाद बेटे निशांत से कुछ इस अंदाज में मिले सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने बेटे से सार्वजनिक तौर पर सही तरीके से गले भी नहीं मिल रहे। बेटा उनसे गले लगना चाहता है। नीतीश कुमार चूंकि सार्वजनिक तौर पर खड़े हुए हैं तो शायद वो नहीं करना चाहते, वो उस मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहते। हालांकि मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर अगर आपका बेटा आपके पास, जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नबीनगर विधानसभा सीट 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। अगियाओं विधानसभा 95 सीटों से सीपीआईएमएल हारी, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा 27 वोटों से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, कभी संसद में बोलते हैं, कभी बाहर बोलते हैं, कभी सर झुकाते हैं पब्लिक के सामने, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बस चुनावी जीत चाहिए, और चुनावी जीत ही उनके लिए ये साबित करती है कि वो कितने फेमस हैं या कितने मशहूर हैं। चाहे चुनावी जीत के पीछे कितना भी कुछ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार से जो खबरें आ रही हैं, बिहार की खबरों में आरजेडी ने एक बार फिर से आरोप लगाया, वहीं कुछ गांव वाले हैं वो बोल रहे हैं हमने तो वोट ही नहीं दिया था, इनको वोट कैसे पड़ गया। उनकरे में लंटेने में दिया टोटल आदमी वही मनामानी कर रहे थे चुनाव करने से। जब मनामानी हो रहा है तो चुनाव कराने से कौन सा फायदा है। हम लोग सारे लोग दिए तेजस्वी यादव का वोट, आज जीत गया यहाँ से, समझ लीजिए भाजपा। ललटेन में वोट दिए थे आप ललटेन में। तो पूरा गांव आरजेडी को वोट दिया, लेकिन आखिर इन सवालों के जवाब देगा कौन। एक तरफ निष्पक्ष चुनाव की वकालत करते हैं ज्ञानेश कुमार जी, लेकिन क्या आपको पता है कि निष्पक्षता कितनी है? क्या आपको पता है कि जो आप जिस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं उसका वोट, आपका वोट वहीं जा रहा है? न कोई पक्ष है
न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। तो एक तरफ चुनाव आयोग और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक महोदय कहते हैं विपक्ष का नाम कटवाइए। इस पर जवाब देने से नहीं बच रहा। एसआईआर का कर रहा लोकतंत्र प्रहार बीजेपी के सामने ज्ञानेश कुमार लाचार। ज्ञानेश कुमार लाचार नहीं है, ज्ञानेश कुमार को रखा ही इसीलिए गया, किसी को पता ही नहीं क्या लाचारी। उनको विधायक जी थे, विधायक जी कह रहे हैं कि विपक्ष वालों की वोट कटवा दीजिए, जो मिले और बिल्कुल एकदम से कायदे से वोट कटवाइए। इस तरह की भाषा सत्तारूढ़, इन्हें बोलने का अधिकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ना इनको कोई पूछने वाला है, ना इनसे कोई सवाल जवाब करने वाला है। परंतु ये आग इस समय इस देश में कोने कोने पहुंच चुकी है। वोटर एसआईआर के नाम पर जो ठगी मतदाताओं के साथ हो रही है, उसकी शुरुआत बिहार से बेशक हुई हो, परंतु अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने के कगार पर आ चुका है। राज ठाकरे ने मुंबई में कितने लोगों के सामने कितने दस्तावेजों के साथ प्रदर्शन किया है, एक बार आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में कागजात हैं। वोटर लिस्ट घोटाले का बम गिराया, फर्जी वोटरों की लिस्ट का जत्था लेकर पहुंचे। सहमत तो गई है बीजेपी, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन। निष्पक्ष पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब इस समय कुछ है नहीं, परंतु कुछ पत्रकार हैं जो राष्ट्रीय चैनलों पर है। यूट्यूबर तो बहुत है निष्पक्ष, परंतु जो राष्ट्रीय चैनल है उनमें एक संदीप चौधरी का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। चुनाव आयोग तो खैर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कर ही नहीं रहा। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते। जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? जो पर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। उसके अलावा हरियाणा में जिस तरह से चोरी हुए, वहां पर भी अब गुस्से में है लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कालिक पोत रहे हैं। ये मैं इसको जायज नहीं ठहराता कि लोग तो मैं इसको जायज नहीं ठहराता कि लोकतंत्र में ये चीज होनी चाहिए, कालिक पोतनी चाहिए, परंतु ये विरोध है और इस विरोध की चिंगारी पश्चिम बंगाल में भी है। ममता बनर्जी खुले रूप से चैलेंज कर रही हैं, परंतु ये ज्ञानेश कुमार जी है कि मानने का नाम नहीं ले रहे। ज्ञानेश कुमार को किसी भी रूप से बीजेपी को जिताना है, किसी भी तरह से जिताना है, साम दाम दंड भेद कोई नीति अपनानी पड़े, ये उसको जिताना चाहते हैं। मैं यहां ये नहीं कहता कि कोई चुनाव जीते या हारे, परंतु चुनाव का मतलब निष्पक्षता है। चुनाव का मतलब अपोजिशन के वोट काटना नहीं है। एसआईआर के नाम पर बिहार में जो छलावा हुआ और उसके बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, उससे सभी दलों के नेता एकदम से चौकन्ने हो गए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा के लिए गौरव गोगोई बोल रहे हैं ये चुनाव के बाद सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे, दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। देखिए ये ट्वीट देखिए। भाई कि चुनाव के बाद हेमंत विश्व शर्मा दुबई या सिंगापुर जाने की तैयारी में है। यह दावा किया जा रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा दुबई या सिंगापुर जाने की तैयारी में है। यह बड़ा आरोप है। चुनाव के बाद हेमंत विश्व शर्मा दुबई या सिंगापुर चले जाएंगे। चुनाव कब है? इसी साल। हुआ यह था कि लुटियंस मीडिया का भी एक दावा था जिसमें था कि एसआईटी ने गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को 10 सितंबर को सौंप दी थी। यह बड़ा खुलासा था अपने आप में कि ऐसा ऐसा हुआ है। रिपोर्ट में इतने बड़े खुलासे हैं कि 2 महीने से ज्यादा के वक्त बीत जाने के बाद भी हेमंत विश्व शर्मा की हिम्मत नहीं पड़ रही कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सके। दरअसल हेमंत सवाल ये नहीं है
कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। सवाल ये भी नहीं है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। सवाल ये भी नहीं है कि कौन अच्छा नेता जीत रहा है कौन बुरा नेता जीत रहा है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में वोट का जो महत्व है वो खत्म नहीं होना चाहिए। वोटर का अधिकार है, केवल संविधान में एक ऐसा अधिकार ये मिला हुआ है जो अमीरी और गरीबी के फासले को मिटाता है। ऐसे में अगर आपका वोट ही कट जाए या आपका वोट इस तरह से बनाया जाए, फार्म जो SIR के नाम पर जो फार्म है, आप उस फार्म को देखिए, 2003 की उसमें डिटेल मांगी जा रही है। 2003 की डिटेल कौन देगा? और हमारे यहां भी हो रही है, आज तक कोई BLO नहीं आया है, यहां पर कोई पूछने नहीं आया है, परंतु उसका जो फार्म मुझे मिला उसमें साफ लिखा हुआ है 2003 की डिटेल दीजिए। मेरे पास तो कोई डिटेल नहीं है। अगर हम जैसे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है 2003 की डिटेल, अगर हम जैसे लोगों के पास नहीं है तो एक जो गांव की महिला है या गांव के जो बुजुर्ग है वो अपनी डिटेल कहां से लाएंगे? क्या इसे आप धोखा नहीं कहेंगे? ये धोखा नहीं है, धोखा है साहब, 100% धोखा है। परंतु सरकार है कि मानने को राजी नहीं है। इनके पोस्टर पर काली पोती जा रही है, वंशवाद पर दूसरे दलों को गाली देते हैं। नीतीश कुमार उस वंशवाद को जीवित रखे हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाया, परंतु 8 मंत्री कल ही बनाए और वंशवाद को गाली। दूसरे का वंशवाद, आपका वंशवाद कोई मायने नहीं रखता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश में आपसे वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है सरकार या उसके पिट्ठू चुनाव आयोग द्वारा, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इसका विरोध करना चाहिए? क्या आपको सरकार की ताली में ताली बजानी चाहिए? क्या सरकार के साथ खड़े होकर अपना जो अधिकार है उसे लुटते हुए आप देख सकते हैं? आप देख सकते होंगे, मैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि एक अधिकार है, अगर वो भी छिन जाएगा तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। नेता है, ये नेता आज है, कल दूसरे नेता आ जाएंगे, परंतु हम लोगों को यही रहना है। हम लोगों को भारत में रहना, हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम हेमंत विश्व शर्मा नहीं बन सकते, ना ही हम बड़े उद्योगपति बन सकते। तो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।